हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। और इसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट क्वेश्चन वही है। ये बोलता है कि स्फेरिकल कैविटी हैज़ बीन क्रिएटेड और इज़ क्रिएटेड इन अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। सो ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है और ये कैविटी आपने क्रिएट की है। इस कैविटी की रेडियस r/2 है। वो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ये सेंटर पॉइंट है और इसका ये लास्ट पॉइंट है, तो इसका डायमीटर बनने वाला है। डायमीटर r होगा तो इसका रेडियस r/2 है, तो इसके सेंटर को पकड़ लेंगे। सो ये ओ डैश नाम दे सकते हो। वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो ये 0, -r/2 बोला जा सकता है। और लेट से टोटल मास को हम लोग m बोलते हैं, ओरिजिनल मास को, और जो रिमूव्ड मास है उसको m प्राइम बोलते हैं, उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास जो चेंज होगा वो केवल y डायरेक्शन में होगा। सो वाई सी एम अपने को चाहिए, वाई सी एम। तो वाई सी एम के लिखने के लिए लिखेंगे एम वाई माइनस एम प्राइम वाई प्राइम डिवाइड बाई एम माइनस एम प्राइम। एक्स डेस्क के लिए आप बोलोगे कि एक्स डेस्क के लिए सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा, शिफ्ट नहीं करेगा। या फिर आप एक्स सी एम भी निकाल सकते हैं, चलता है। टोटल मास एम है, इनिशियल सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, जो कि इनिशियल सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा होगा, ओरिजिन पे रहा होगा 0,0 पे, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस एम प्राइम और वाई प्राइम का मतलब हुआ कोऑर्डिनेट ऑफ द रिमूव्ड पोर्शन सेंटर ऑफ मास। सो दिस इज गोइंग टू बी -r/2 डिवाइड बाई m माइनस एम प्राइम। देन आफ्टर यू विल से कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, r/2 सेपरेट हो जाएगा, ये बनेगा 1 डिवाइड बाई m अपॉन m प्राइम माइनस 1। क्या किया आपने कि m डे से डिवाइड कर दिया, राइट ना। फिर ये मास के रेशियोज आप अलग से फाइंड कर लीजिए। मास के रेशियो सिंस ये यूनिफॉर्म है तो डेंसिटी इंटू टोटल वॉल्यूम रहा होगा। ऊपर वाले के लिए टोटल वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई r3। ना जब m डेस निकालेंगे कैविटी वाला तो उसकी रेडियस के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा, सो इट्स गोइंग टू बी द सेम डेंसिटी वॉल्यूम 4/3 पाई r'3। r' का मतलब r/2 का क्यूब। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 बचेगा और ये अपसाइड आएगा तो 8 आ जाएगा। सो बेसिकली दिस इज कमिंग एज r/2 इंटू 1 डिवाइड बाई 8 माइनस 1, दैट इज 7। 7 इंटू 2 14, राइट। सो r डिवाइड बाई 14। इसका मतलब है कि वाई सी एम अपने को ये मिलने वाला है। अगर आप एक्स सी एम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे m, और एक्स सी एम उसका इनिशियली 0 रहा होगा, m डैश वाई सी एम भी 0 रहेगा क्योंकि वाई एक्सिस पर ही उसका सेंटर ऑफ दिख रहा है, डिवाइड बाई m माइनस एम डैश। पॉइंट इज कि एक्स सी एम की वैल्यू 0 है मैथमेटिकली और अदरवाइज। सिमिलरली जेड सी एम भी आप 0 पकड़ लोगे, तो इसका मतलब है कि जो इसका सेंटर ऑफ मास जाएगा वो कहाँ पर जाएगा, वो यहाँ पर चला जाएगा। और वैसे भी हम लोगों ने बात कर रखी है कि सेंटर ऑफ मास कैविटी से दूर चला जाता है। कितने अमाउंट से अपसाइड जा रहा है, ये r/14 अमाउंट से अपसाइड जा रहा है। सो दैट विल बिकम योर आंसर। सो कोऑर्डिनेट बताना होगा तो बोलेंगे 0, r/14, और ये बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस पर r/14 से शिफ्ट कर गया। सो अपने को शिफ्ट बताना था, तो आंसर विल बी r/14। ओके, इसी रिमूवल ऑफ मास पर एक और एग्जांपल देखते हैं और इसके बाद मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पर चलेंगे। ओके, सो एग्जांपल रीड्स सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन पोर्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। सो वी गॉट अ यूनिफॉर्म डिस्क, उससे आपने एक छोटा सा डिस्क और निकाल लिया है। इनफैक्ट सेमी डिस्क था, सेमी डिस्क से एक सेमी डिस्क एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो अपने को सेंटर ऑफ मास पता करना है। लेट से ये ओरिजिन पॉइंट है तो इसके रिस्पेक्ट में पता करेंगे। जाहिर सी बात है कि वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, केवल वाई सी एम निकालना होगा। अपने पास कई सारे तरीके। वन वे इसकी, आप एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाओ, एक छोटा सा रिंग कंसीडर करो, उसके डीएम पकड़ो, उसके सेंटर ऑफ मास को इंटीग्रेट करो, सेंटर ऑफ मास निकालो, फिर उसको इंटीग्रेशन करेंगे और इनिशियल लिमिट r1, फाइनल लिमिट r2 तक। तो वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अनदर वे इज डूइंग दिस द सेम क्वेश्चन इज कि आप इसको ऐसा एज्यूम कर लो कि अपने पास एक सेमी डिस्क कंप्लीट था ये वाला, उससे ये वाली डिस्क सेमी डिस्क को अलग कर दिया गया। सो ये रिमूवल ऑफ मास वाला फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है, रिमूवल ऑफ मास वाला भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है, और उसके बेसिस पर भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो आप दोनों मेथड से ट्राई कर सकते हैं। तो मैं सेकंड मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेट m was mass of semi disk
तो ये टोटल जो सेमी डिस्क थी उसकी रेडियस कितना रहा होगा R2 रेडियस का सेमी डिस्क का मास ये है। उसका सेंटर ऑफ मास क्या कहाँ पे रहा होगा, तो क्या उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हम पता कर पाएंगे? बिल्कुल पता कर सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट R2 अगर रेडियस वाला सेमी डिस्क आप लेते हो तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती है आपने पढ़ा है 4r/3π, इजंट इट? तो ये R2 हो जाएगा। सो m मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हो जाएगा। अगेन हम लोग एज्यूम करते हैं कि m dash इज मास रिमूव्ड मास और दिस m dash इज मास ऑफ रिमूव्ड सेमी डिस्क। सो जिस सेमी डिस्क को रिमूव किया उसके मास को अगर हम लोग m प्राइम पकड़ते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास रहा होगा 0, एग्जैक्टली सेम वे पर 4r1/3π, क्योंकि उस जो रिमूव किया गया है उसकी रेडियस कितना है? R1 है ना। अगर ये आपको समझ में आता है तो इसके बाद हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि जो एक्सियम आने वाला है, फाइनल एक्सियम आने वाला है वो 0 आएगा, क्योंकि इसके दोनों कोऑर्डिनेट 0 चल रहे हैं। वाईसीएम किधर आएगा? अच्छा, एक्सियम को 0 आना ये बात गारंटी करता है कि फाइनल सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा, और वाईसीएम अपने को निकालना है। तो वाईसीएम के लिए लिखेंगे इनिशियल मास, इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, रिमूव्ड मास, रिमूव्ड कोऑर्डिनेट ऑफ वाई डिवाइड बाई m माइनस m डैश। माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रिमूवल वर्जन है और वो आप जानते हो। नाउ लेट्स कैरी विद दिस। अगर इसको हम लोग कैरी करते हैं तो ये बनेगा m और y, इनिशियल y कितना रहा होगा? ये वाला कोऑर्डिनेट रहा होगा। सो दैट विल बी 4r2 डिवाइड बाई 3π माइनस m डैश, और y डैश की जगह पर हम लोग लिखने वाले हैं 4r1 डिवाइड बाई 3π डिवाइड बाई m माइनस m प्राइम। ना इसको आप रीराइट कर सकते हो। अगेन आप चाहो तो m प्राइम से डिवाइड कर सकते हो, अप साइड एंड डाउन साइड, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये बनेगा, पहले तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। 4/3π आउटसाइड आता हुआ नजर आ रहा है, इनटू ये बनेगा m डिवाइड बाई m प्राइम, और इसके साथ आपको मिलेगा R2 माइनस वहाँ से अपने को मिलने वाला R1 डिवाइडेड बाई m डिवाइड बाई m प्राइम माइनस 1। सो m प्राइम से अपसाइड डाउन से डिवाइड करने के बाद हमको इस फॉर्मेट पे मिल जाने वाला है। अब अपना पर्पस ये होगा कि m और m डैश को एलिमिनेट करना है। सो m और m डैश को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे भी लिखते हैं तो चलेगा, m/m डैश यूनिफॉर्म है तो डेंसिटी इंटू एरिया रहेगा, और टोटल एरिया अपने पास रहेगा πr2² डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू रिमूव्ड वाला एरिया विच इज πr1²। सो बेसिकली m/m डैश की जो वैल्यू है वो R2² डिवाइड बाई R1² टाइम पर आ रही है ना। इस रेशियो को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अपने पास आने वाला है 4 डिवाइड बाई 3π इंटू m/m प्राइम विच इज R2² डिवाइड बाई R1² इंटू R2 माइनस R1 divided by the same number which is R2² upon R1² minus 1। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। R2² से R1² को जो कॉमन बेस ले लेंगे अप साइड, R1² को कॉमन बेस ले लेंगे डाउन साइड, तो ये बनेगा 4/3π। यू कैन गो फॉर फर्दर कैलकुलेशन, देन यूल फाइंड कि R1² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली ये बनने वाला है R2³ माइनस R1³ डिवाइडेड बाई R2² माइनस R1²। सो यू कैन ट्रीट दैट एज अ फॉर्मूला। सो वाईसीएम कितना जा रहा है? 4/3π R2³ माइनस R1³ डिवाइड बाई R2² माइनस R1²। आप चाहो तो इसी को प्रूफ कर सकते हो, और आपको घर पे एज होमवर्क ट्राई करना चाहिए। स्मॉल r डिस्टेंस पर स्टेप लेकर के जिस तरह से हम लोगों ने प्रूफ किया था 4r/3π इनिशियली, बस उस पर लिमिट अपने को चेंज करना है R1 से R2। पहले हम लोगों ने लिमिट लिया होगा 0 से लेकर के कैपिटल R, तो अब R1 से R2 लेंगे। अब चेक करेंगे आपको यही आंसर मिलेगा, और अदरवाइज को याद भी रख सकते हैं, इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। कैसे जस्टिफाई करेंगे? सपोज कर लीजिए कि R1 0 हो जाए, दैट मीन्स रिमूव्ड कैविटी बिल्कुल भी नहीं है, सेमी डिस्क परफेक्ट हो जाएगा। तो R1 को जैसे ही आप 0 करोगे तो आप पाओगे कि ये 4r2/3π फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि डिजायर्ड आंसर है, राइट। सो ये भी एज ए रिजल्ट याद रखा जा सकता है, और द वे ऑफ डूइंग भी आपको समझना है। फाइन।
सो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस किए जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज था, रिमूवल ऑफ मासेस था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास का डायनेमिज्म कैसे होता है, उसका मोशन कैसे होता है। सो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की तरफ चलते हैं। ओके, सो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, जिसको हम लोग LMC बोलने वाले हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, दोनों को एक साथ हम लोग पढ़ सकते हैं। सो लेट्स से अभी तक जो हम लोगों ने लर्न किया वो कलेक्शन ऑफ बॉडीज हो या फिर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो, उनका सेंटर ऑफ मास निकालना हमने सीखा। तो लेट्स से कि ये अपने पास एक कलेक्शन ऑफ बॉडीज़ है या पार्टिकल्स है या जो भी है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या बॉडीज़ हैं, तो इनको हम एज ए एक इन्वेलप, हाइपोथेटिकल इन्वेलप समझ सकते हैं कि ये हाइपोथेटिकल इन्वेलप के अंदर है। ये जो हाइपोथेटिकल इन्वेलप होता है या फिर ये कोई फिजिकल इन्वेलप होगा, इसी को हम लोग इसके अंदर जो भी पाया जाता है दैट्स कॉल्ड सिस्टम। सो बेसिकली ये जो बाउंड्रीज हमने बनाई हैं, आइदर दिस विल बी हाइपोथेटिकल और दिस विल बी रियली एग्जिस्टिंग। सो हम अपने को अपनी बाउंड्री क्रिएट करना होगा जिसमें उन सारे पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे जो अपना सिस्टम का पार्ट बन रहा है। और अगर ये अपने पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेट से ये M1 था, ये M2 था, ये M3 था एंड सो ऑन, कोई MN रहा होगा, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स थे। इन पर बहुत सारे फोर्सेस भी लग रहे होंगे, तो आप पाओगे कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स भी चल रहे होंगे, उनकी वेलोसिटीज़ भी होंगी, उनके पास एक्सेलरेशंस भी होंगे एंड द पूरा एंटायर सिस्टम भी मूव कर रहा होगा। किसी एक इंस्टेंट पर अगर आपने उसको यहाँ पर वॉच किया है, किसी एक इंस्टेंट पर अगर आपने यहाँ पर वॉच किया है, तो अपने को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी चूज़ कर लेना चाहिए। सो लेट्स से कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से हम लोग ऑप्ट कर लेते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को मेजर कर सकते हैं किसी एक इंस्टेंट पे। जिस इंस्टेंट पे ये दिखाया गया उस इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं लोकेटेड होगा। सो लेट्स से कि ये सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है, ये सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है। सो अगर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन अपने को पता चलती है तो हम लोग उसका पोजीशन वेक्टर पता कर लेते हैं। सो ये जो पोजीशन आएगा दिस विल बी नोन एज RCM वेक्टर, राइट। ये अब हम लोगों ने पढ़ा है। सो अगर अपने को बहुत सारे पार्टिकल्स पता होते हैं, M1 M2 M3 MN तक पार्टिकल्स अपने पास अवेलेबल हैं, तो सभी के लोकेशंस को मेजर करके हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता कर लेते हैं। अब सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, ये पोजीशन वेक्टर होता है, जिसके बारे में आपको आइडिया लग गया है ना। अब इंडिविजुअल पार्टिकल्स के जो मोशन है वो अलग तरीके से हो सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का मोशन एग्जैक्टली इंटायरली डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम सेंटर ऑफ मास की मोशन को स्टडी करके हम काफ़ी कुछ पॉइंट्स पता कर लेते हैं। तो इसलिए पहला ऑब्जेक्टिव है कि सेंटर ऑफ मास की मोशन को ही पता करना। सो जस्ट लाइक एनी अदर पॉइंट, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर अपने को पता है। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होता है समेशन ऑफ MI RI वेक्टर डिवाइड बाय समेशन ऑफ MI, राइट। सो जहाँ पर इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज बेसिकली M1 R1 वेक्टर। अभी हम लोग R1 के टर्म में लिख रहे हैं, आप XYZ में लिखना जानते हो, M2 R2 प्लस M3 R3 एंड सो ऑन अप टू MN RN वेक्टर। और यह जितने भी पार्टिकल्स होंगे सभी को सम करना होता है। सो इनके मासेस को सम करेंगे तो इस तरह से टोटल मास सिस्टम कहा जाता है। तो अभी अपने को पोजीशन मिला और इसको निकालना जानते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस किए, R1 R2 R3 पता होगा या उनके X1 XYZ कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, तो हम एक्सियम YCM ZCM निकाल लेते हैं और RCM तक पहुंचते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जब हम सपोज कर लीजिए वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें सेंटर ऑफ मास की, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको हम लिखेंगे VCM। VCM का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। माइंड इट कि हम लोग सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखना चाह रहे हैं। सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा, ये सारे पार्टिकल्स का कलेक्टिव मोशन डिसाइड करेगा। एक पार्टिकल का मोशन नहीं, सारे पार्टिकल का कलेक्टिव मोशन डिसाइड करेगा और उसके बेसिस पर हम बताएंगे कि ये सेंटर ऑफ मास किस तरह से चल रहा होगा। उसके लिए आप बोलोगे कि अगर ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है तो इसको लिखने की अपने पास डेफिनेशन होगी, हम बोलेंगे DRCM डिवाइड बाई DT। RCM को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी आती है। इसको आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो अपने को कुछ ऐसा मिल जाएगा। अगर मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखाऊं तो आप बोलोगे D/dt। मैथमेटिक्स कैसे चलती है, ऑपरेशन है, किस पर लगाएंगे, समेशन ऑफ MI RI डिवाइड बाई समेशन ऑफ MI। और आप जानते हो कि जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, तो जो समेशन ऑफ MI है वो टोटल मास ऑफ द सिस्टम है, वो कांस्टेंट रहा होगा।
और उसको आप बाहर निकाल सकते हो. सो दिस कुड बी रिटेन एज इन दिस मैनर 1 अपॉन, और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर को साथ में लिखते हैं. अच्छा, न्यूमरेटर पर क्या चल रहा होगा? न्यूमरेटर पर ये समेशन लिखा हुआ है, तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे कुछ लॉजिक्स भी आप लर्न कर सकते हो. डिफरेंशिएशन कैन टेक एंट्री इनसाइड द समेशन, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो हम समेशन को बाहर निकाल सकते हैं किसी भी केस में. जब हमको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना हो तो समेशन को बाहर निकाल सकते हैं. यहाँ पे डिफरेंशिएशन चल रहा है. अच्छा, उसमें ये जो एम आई है वो भी कांस्टेंट होगा, तो उसको भी बाहर निकाल सकते हैं. तो जो डिफरेंशिएशन जाएगा वो किस पर जाएगा? आर आई वेक्टर पे जाएगा, और डाउन साइड समेशन एम आई बाहर आ जाएगा. ये मैंने डायरेक्टली समेशन के फॉर्म में लिख के दिखाया है. अगर आपको और इजीली समझना है तो आप डी अपॉन डी टी इस पर लगाइए, ऊपर वाले पर. तो जब आप ऊपर वाले पे लगाएंगे तो आप पाओगे कि m1 ये जो डिफरेंशिएशन आएगा वो पूरे टर्म पे पहले डिस्ट्रीब्यूट करेगा. फिर फर्स्ट टर्म के लिए m1 बाहर आएगा तो ये dr1 बाई डी बनाएगा. सेकंड के लिए m2 बाहर आएगा तो dr2 बाई डी मल्टीप्लाई करेगा. इस तरह से आगे बढ़ेगा. फिर उसको अगर समेशन फॉर्म में राइट करोगे तो इस तरह से रीराइट हो जाएगा. एनीवे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी समेशन ऑफ एम आई ith पार्टिकल का मास, और dri बाई डी बन जाएगा ith पार्टिकल की वेलोसिटी. So velocity of ith particle divided by summation of mi. So this is how you can write mathematically in form of summations and all. अगर इसको आपको expand करके लिखना है, so what it is going to be written as? It will be write m1 v1 vector plus m2 v2 vector plus m3 v3 vector up to the number of particles available and their velocities. सो मास वेटेड एवरेज वेलोसिटी का अगर आप निकालते हो तो वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है. सो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया. नाउ यू सी द फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सिमिलर दैट ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब अगर आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन देगा भी कि आपको अलग अलग पार्टिकल्स दे देगा, उनकी अपनी वेलोसिटीज दे देगा, m1 देगा, v1 देगा, m2 देगा, v2 देगा, और बोलेगा कि बताइए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है. तो हम जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ 1 से उसके मास को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड की वेलोसिटी से उसके मास को मल्टीप्लाई करेंगे, सभी वाइड अप कर देंगे, टोटल मास से डिवाइड करेंगे, द वे वी डिड फॉर द सेंटर ऑफ मास पोजीशन. सो इस तरह से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. और अगर आप चाहो तो इसको और भी डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो. एक तो ये फॉर्म हो गया. अच्छा, ये जो m1 v1 है, कैन वी से कि ये फर्स्ट पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा होगा, m2 v2 सेकेंड पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा होगा, और ये उसके थर्ड nth पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा होगा. तो इसको हम और भी डिफरेंट वे पे लिख सकते हैं. दैट मीन्स VCM कैन आल्सो बी रिटन एज we can directly write this as PI summation of PI. That means sum of all the linear momentums divided by mi. अच्छा, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. अगर उनको सबको हम सम करते हैं तो वो नेट और टोटल लीनियर मोमेंटम बन जाएगा सिस्टम का, P नेट बन जाएगा. और समेशन ऑफ mi क्या बनता है? समेशन ऑफ mi को हम टोटल मास ऑफ द सिस्टम लिख सकते हैं. तो अपने पास एक और फॉर्मूला हो गया कि अगर अपने को VCM निकालना है किसी भी सिस्टम के बारे में, तो उस सिस्टम का अगर नेट लीनियर मोमेंटम मिल जाता है और टोटल मास मिल जाता है तब भी अपना काम चलेगा. तो सेंटर ऑफ मास कैन आल्सो बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन आल्सो बी रिटन एज VCM इज इक्वल टू P डिवाइड बाई M. अभी आपको क्या याद रखना है, ये P क्या है और ये M क्या है. सो हियर P इज नेट लीनियर मोमेंटम और टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. और सिस्टम क्या चीज़ है वो हमने बताया आपको कि जितने पार्टिकल्स को आप कंसीडर कर रहे हो सबको मिला करके हम सिस्टम बोलते हैं. और कितने को कंसीडर करना है ये आपकी चॉइस होती है. और M क्या, जहाँ पर M इज बेसिकली समेशन ऑफ mi, दैट इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम. सो समटाइम्स आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई बताइए लीनियर मोमेंटम कितना होगा अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और मास आपको पता है टोटल. तो आप इसको रीराइट भी कर सकते हो. कैसे रीराइट कर सकते हो? लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल मास इंटू VCM. सो आइदर वे पे आप इसको वॉच कर सकते हो. अगर आपको VCM पता है, टोटल मास पता है, टोटल लीनियर मोमेंटम लिखना आपके लिए सिंपली मल्टीप्लिकेशन का काम है. और अगर आपको P पता है, M पता है, तो आप VCM भी कैलकुलेट कर सकते हो. VCM कैलकुलेट करने का अनदर वे इज
कि आप इंडिविजुअली जाओ पार्टिकल का m1 v1 लिखो, m2 v2 लिखो, यानी इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम्स लिखो, उनको सम करो, डिवाइड बाई टोटल मास करो। बेसिकली दोनों सेम चीज़ें हैं, लिखने के रिप्रेजेंटेशंस अलग अलग है, दैट्स ऑल। सो दिस बेसिकली इज गोइंग टू इंडिकेट कि अगर कोई सेंटर मास है तो उसका पोजीशन यहाँ से अपने को पता चला, यहाँ से उसकी वेलोसिटी के बारे में पता चला कि किस तरह से वो मूव कर सकता है। और वेलोसिटी पे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके बारे में भी बताया, जैसे इनके वेलोसिटीज दे करके आपसे सेंटर मास की वेलोसिटी पता कर सकता है, और मोमेंटम दे करके भी आपसे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बारे में पता कर सकता है। इसके बाद अगर हमने पोजीशन के बाद वेलोसिटी कैलकुलेट की है तो हम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉजिक बिल्कुल वही रहेगा, उसमें हम डिफरेंशिएशन फिर से लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर v लिख करके लगाएंगे, तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, फाइनली एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, लेट्स से कि पहले हम लोग ACM डिफाइन करते हैं। ACM का मतलब होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, right? So this will be basically coming as like this: ACM is going to be equal to dVCM upon dt. And if we apply this definition of VCM, which is summation of mi vi divided by summation of mi, then you can bring this differentiation inside and simplify in this manner: summation of mi dvi divided by dt divided by summation of mi. अपसाइड बेसिकली बनता जा रहा है समेशन ऑफ MI इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस का मास के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद सम करना, डिवाइड बाय MI। सो ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन बन जाती है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो: ACM इज इक्वल टू बेसिकली M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर एंड सो ऑन, दिस हैज टू बी कैरीड टिल MN AN वेक्टर। जितने भी पार्टिकल्स होंगे सभी को मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट का सम करना होता है वेक्टर के वाइज, और डिवाइडेड बाई इंटायर मास, दैट मीन्स M1 M2 प्लस अप टू MN। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इंडिविजुअल पार्टिकल के एक्सेलरेशन पता होंगे तो हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक इंडिविजुअल पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी पता होती है तो उनके पोजीशन, सेंटर मास का पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर आप इसको और भी डिफरेंटली देखना चाहते हो तो इसको इस तरह से भी देख सकते हो। कैन वी से कि ACM ये M1 A1 क्या है कि फर्स्ट पार्टिकल पे लगने वाला टोटल फोर्स है। M1 A1 इज नेट फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, M2 A2 इज द नेट फोर्स ऑन द सेकंड पार्टिकल, इस तरह से नेट फोर्स ऑन द लास्ट पार्टिकल। सो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ये F1 वेक्टर है प्लस F2 वेक्टर है प्लस F3 वेक्टर है अप टू FN वेक्टर है, डिवाइड बाई इंटायर मास को कैपिटल M लिख सकते हैं। सो ये F1 F2 F3 है, ये नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। कैन वी से कि ये नेट एक्सटर्नल फोर्स बन जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स, कि जो इंटरनल फोर्सेस होंगे वो सम करके जीरो हो चुके होंगे, इसलिए ये नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा, डिवाइड बाई M। सो यू विल फाइंड कि अपने पास एक और रिलेशन आ गया कि ACM could also be written as net external force on that system divided by M, or which can be readily written as F net total force externally acting is equal to mass into ACM. So जो न्यूटन का सेकेंड लॉ जैसा एक्सप्रेशन सेंटर ऑफ मास के लिए भी वैलिड रहेगा, ये भी यहाँ से प्रूफ हो जाता है। So either you use this for calculating the net external force, or you use this for calculating the center of mass acceleration if net external force is given to you and M is given to you, you can find this value of center of mass acceleration. यहाँ पर F net के बारे में मैं एक लाइन लिख देता हूँ और इसकी वैल्यू इसके बारे में बता देता हूँ। ये F net है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये हुआ कि जो बाहर से लगने, सिस्टम में बाहर से लगने वाले फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस को काउंट नहीं करने की ज़रूरत है। और इंडिविजुअल पार्टिकल्स में आप देखोगे तो उनमें दो पार्टिकल के बीच का फोर्स लग रहा होगा, बट जब उनका सम करोगे तो इक्वल एंड अपोजिट वाले फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल एक्सटर्नल फोर्स आपको मिलने वाला है, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर एबल टू फाइंड net force on the system
और सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ द सिस्टम। अगर आपने पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन पता कर लिया, सो दैट्स कॉल्ड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो उसको हम सेंटर ऑफ मास का मोशन कहते हैं, राइट। Now let me take a basic example based on this understanding. So the example is basic, but yes, important to practice. So it says a particle of mass m moves with given velocity. Another particle of mass twice m moves with this velocity. Find the velocity of center of mass. तो आप पाओगे कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और उस फॉर्मूले के यूज़ करने के बारे में बात कर रहा है जो भी आपने लर्न किया है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि जो m1 है उसको आप m नाम दे दीजिए, और m1 के लिए जो वेलोसिटी वेक्टर है डायरेक्टली आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 2i कैप प्लस 3k कैप। एक दूसरा पार्टिकल आपको दिखाया जा रहा है m2, और जो कि ट्वाइस m है, उसकी वेलोसिटी को आप v2 वेक्टर लिख सकते हैं, एंड दैट हैज़ बीन गिवन डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, सो i कैप माइनस i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। दो पार्टिकल्स हैं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, VCM इज इक्वल टू समेशन ऑफ m1v1 दैट इज mi/vy दैट इज m1v1 प्लस m2v2। माइंडेड किसको हमको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। कई बार क्या होगा कि आपको वो मैग्नीट्यूड्स देगा, डायरेक्शन हो सकता है लैंग्वेज में बताए, तो जब कभी हम यहाँ पे वेलोसिटी लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड अलोन नहीं लिखना है, उसको डायरेक्शन के साथ लिखना है, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। देन आफ्टर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, m1 की वैल्यू रख लीजिए, v1 इज दिस, देन m2 विच इज 2m, v2 माइनस i कैप प्लस 3j कैप डिवाइड बाई m1 प्लस m2 दैट इज m प्लस 2m। VCM की वैल्यू फिर यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगी, ऊपर से हम कॉमन लेंगे, कैंसिल कर देंगे डाउन साइड से कॉमन लेकर के, तो ये बनेगा बेसिकली 2i कैप प्लस 3k कैप माइनस 2i कैप प्लस 6j कैप डिवाइड बाई डाउन साइड कितना अपने को मिल जा रहा है 3। इसके बाद जब आप देखोगे तो ये 2i कैप कैंसिल आउट हो जाएगा, सो अपने पास बच रहा है 6j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाई 3। सो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी फाइनली निकल करके आएगा वो आएगा 2j कैप प्लस k कैप मीटर पर सेकंड में आंसर दे देंगे। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड में ही सारी वैल्यूज दी गई थी, और अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाता है तो आप मैग्नीट्यूड बता दोगे, उसकी डायरेक्शन पूछी जाती है तो डायरेक्शन बता दोगे। तो पॉइंट इज कि अगर पार्टिकल्स इस तरह से चलते हैं तो सेंटर ऑफ मास किस तरह से चलेगा और उसकी क्या वेलोसिटी होगी, वो दोनों इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मास पर डिपेंड करता है और उसके मास वेटेड एवरेज से कैलकुलेट हो जाता है, राइट। सो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो इस एक्सप्रेशन को अकॉर्डिंगली एक्सपेंड कर लेंगे, और अगर दो पार्टिकल्स हैं तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, फाइन। नाउ ऑन वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट जो भी आपने लर्न किया, एक आपको होमवर्क दे देते हैं और इसको आपको सॉल्व करना है। लेट मी रीड क्वेश्चन क्या है। इट सेज 3 पार्टिकल्स equal mass are moving such that their center of mass does not accelerate. First particle has acceleration a in x direction, second particle has acceleration a in y direction. We need to find the magnitude of acceleration of third particle. मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, उन ऑप्शंस में राइट ऑप्शन को चूज करना। लेट से ए बी सी डी ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और आपको केवल मैग्नीट्यूड बताना है। तो दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए दिया था, सो इनके ऑप्शंस हैं, लेट से पहला है 0, सेकंड है ए, थर्ड है a√3, फोर्थ है a√2। सो ये अपने को ऑप्शन दिए गए, आपको सॉल्व करना है, करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है, ओके। सो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में अपने कॉन्सेप्ट्स को लर्न किया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सो प्रॉपर नोट कीजिए और उनको अंडरस्टैंड कीजिए। नेक्स्ट फॉलोइंग वीडियोस में इसके एप्लीकेशंस पर हम लोग वर्क करना स्टार्ट करेंगे, ओके। सो थैंक यू एवरीवन।